नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, आज मैं फिर से आया हूं और आपके लिए मैं क्या लाया हूं, आज वाइसराय ऑफ इंडिया लाया हूं। इससे पहले जो हमने कवर कर लिया था क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो आज क्या है, वाइसराय। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम इसको आज यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे यहाँ पे हो जाए, नहीं होते मेरे को वैसे दिख रहा है ये थोड़ा सा वाइसराय ज्यादा है, सो ये दो पार्ट में होगा, ठीक है। सो आज जितने होते हैं हम यहाँ पे कवर करते हैं। अभी देखिए, पहला अगर देखा जाए जो वाइसराय है ये क्या था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। मैंने बताया था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैंने इसलिए इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में नहीं पढ़ाया था, लॉर्ड कैनिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1856 से 62 का कार्यकाल रहा, ठीक है। वाइसराय ऑफ इंडिया देखा जाए तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन, यही, क्योंकि इस समय से क्या हुआ था, इसके बाद से क्या हुआ था, क्राउन रूल आ चुका था, है ना। क्राउन रूल आ चुका था 1857 में, रिवॉल्ट के बाद, ठीक है। डायरेक्ट अथॉरिटी पावर सुप्रीम कहां पहुंच चुकी थी, सीधे क्वीन के पास, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या हुआ था, जो फर्स्ट वाइसराय बना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, उसको सीधा सीधा बदलाव कर दिया गया अंडर क्राउन रूल, ठीक है। सो ये क्या बन गया, वाइसराय ऑफ इंडिया। वाइसराय का मतलब शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या, प्रतिनिधि, डेलीगेट्स, ठीक है। तो देखिए क्या है ये, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इसका एक सेपरेट क्लास लेके आऊंगा, मैं उसको अच्छा से समझाऊंगा, जो भी क्रांति रही 1857 की, ठीक है, कहां से उठी, कैसे खत्म हुई, ठीक है। इसको पूरा हम बहुत अच्छा से कवर करेंगे, लेकिन कि किसके शासन में हुई थी उसके लिए यहां पे लिखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो एक बनता है ना ये, कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था और उस समय कौन गवर्नर, उस समय कौन वाइसराय था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 में क्या हुआ था, यही जो अभी मैंने बताया, एक्ट बन गया था ताकि इसको क्या, वाइसराय बनाया जा सके, वाइसराय की पोस्ट लाई जा सके, गवर्नर जनरल को हटा दिया जा सके उसकी पोस्ट को। आईपीसी स्टेब्लिश्ड, अब बात आती है 1860 में क्या हुआ था, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड स्टेब्लिशमेंट हो गया था, स्थापना करी थी आईपीसी की। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कॉर्नवालिस, जब पढ़ा था उसमें देखा था कि कॉर्नवालिस ने पुलिस रिफॉर्म्स कुछ करे थे, ठीक है। सो उसने चौकियां बनवाई थी, सर्कल बनवाए थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट, दरोगा की पोस्ट, सो ये सब उसने स्टेब्लिश करा था। लेकिन ये सब तो था, लेकिन कोई लॉ, कोई रूल नहीं था, समझ रहे हैं ना, कोई लॉ, कोई रूल नहीं था इसके लिए, ये कानून, इस सजा का प्रावधान, ऐसा कुछ उस समय बना नहीं था। सो धीरे धीरे इसी के काल में, इसी के पीरियड में आईपीसी को स्थापित करा गया, इंडियन पीनल कोड, आज भी हम यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारी जो सिस्टम है, हमारा पुलिस सिस्टम है, वहां पे यूज होती है। फिर 1856 विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट, ये कब आया, 1856 में। ये तो इसका मतलब क्रांति से पहले आया था, जिसमें एक मूवमेंट भी था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये रिफॉर्मर थे, ठीक है, समाज सुधारक थे। तो इनके कठिन प्रयास से कह सकते हैं हम, जब मैं रिफॉर्म भी पढ़ाऊंगा, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं सिर्फ इनमें जो कवर कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहे हैं। रिफॉर्म के लिए भी एक अलग ही है, उसमें हम अपना स्वामी विवेकानंद से लेके रामकृष्ण परमहंस से लेके आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ब्रह्मो समाज के संस्थापक, ठीक है, तो सबको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो यहां पे बस इतना जान लेते, 1856 में क्या हुआ था, विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। मतलब पहले क्या था, जो महिलाएं जिनके हस्बैंड, पति नहीं रह पाते, मतलब खत्म हो गए थे, सो क्या होता था, वो उनको शादी करने का, सेकंड मैरिज करने का कोई परमिशन, कोई ऐसा नहीं था। हालांकि आज भी शायद कहीं ना कहीं ये प्रथा चल रही है, लेकिन आजकल थोड़ा सा ब्रॉड हो गया तो चल जाता है। लेकिन इससे पहले क्या था, जब हस्बैंड डाई कर रहा है, मर जा रहा है, सो एक सती प्रथा भी थी, वो भी ध्यान होगा आपको, ठीक है। सो वैसे ही इसमें क्या था, महिलाएं
पति तो मर गया लेकिन वो विडो बन गई, विधवा बन गई, तो वो दोबारा अधिकार नहीं था। सो ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सुधारक थे, उनके प्रयासों से और फिर समर्थन पे क्या हो गया, ये एक्ट एक पारित करा गया जिसमें वो कर सकती थी। हालांकि कर तो पहले भी सकती थी लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, यानी अगर वो कोई कर रहा है तो कोई रोकने वाला तो फिलहाल नहीं था। लेकिन ये कहते हैं ना, कुछ कुरीतियां हैं जो पुराने टाइम से चली आ रही थी हमारे समाज में कि इस तरीके की बना दी हैं, तो वो वैसा ही होगा। जैसे एक सबसे आज भी चल रही है सबसे बड़ी क्या कुरीति है, एक डाउरी जिसको कहते हैं दहेज प्रथा, वो आज भी चल रही है। पहले के टाइम में क्या होता था, दहेज उसको दी जाती थी, किसको दी जाती थी, वो अपनी बेटी के लिए देते थे कि दूर जा रही हो, खाने पीने का सामान बांधते थे, उनके साथ कुछ सामान वो रख देते थे ताकि ये दूर का सफर होता था, अपनी बेटी को उन्हें समस्या ना हो। आज भी हम वही समझते हैं कि समस्या ना हो, लेकिन यहाँ कुछ बात ही पलट गई है। डॉरी का मतलब ही कुछ और हो गया, दहेज का पैसा कैश ये मतलब है। सो खैर ये एक टॉपिक अलग हो गया। सो बात कर रहे हैं हम विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। तो इसमें पारित हुआ था 1856 में। इसी में क्या हो, 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, ठीक है। कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी, ठीक है। हमने पढ़ा था उड्स डिस्पैच में इनकी बात करी गई थी, ठीक है ना। जिसने पहला वाला नहीं देखा वो पहला वाला देख लें, क्योंकि ये जो आ रहे हैं सीरीज बन के चल रही है, गवर्नर जनरल फिर वाइसराय, तो इसमें क्या है, जो भी कानून बन रहे हैं वो पहले के कानून को देख के ही तो बन रहे हैं। सो इसलिए वो सीरीज को एक बार आप देख लेंगे तब इसको देखें तो मेरी राय में वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये नोट्स बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट में बहुत नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना। अगर कहेंगे तो आपको पीडीएफ भी मैं इसकी प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। सो फिलहाल इसको समझते हैं। 1857 में क्या, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। उसके बाद देखा जाए तो फर्स्ट टाइम बजट इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, वो भी इसी के शासनकाल में। बजट का जो इंट्रोड्यूस्ड किया, ठीक है ना, इसी के शासनकाल में। इससे पहले मैं आपको बता दूं बजट था लेकिन एज अ वर्ड हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ध्यान देना, ठीक है। जिसने मेरा वो पॉलिटी का नहीं देखा उसमें मैंने इसको थोड़ा समझाया है क्राउन रूल के टर्म्स में, वहां पे आप देखें, ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझाया। उसके बाद क्या, एबोलिशन या एबोलिश्ड ऑफ किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जिसको कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इससे पहले वाले गवर्नर जनरल जो था उसने लगाई हुई थी, ठीक है ना, झांसी, सितारा, संबलपुर, ठीक है ना, अवध, तो उस पे क्या कब्जा कर लिया था एक तरीके से, किसने, ब्रिटिश ने। भाई उनका कोई जेनेटिक हेयर नहीं था, तो सीधा सीधा कहा गया था इस नियम को पारित करते हुए कि जो भी जेनेटिकली अगर इसका आगे वंश नहीं है, सो ये इसकी अथॉरिटी, इसका किंगडम किसके अंडर आ जाएगा, पूरा ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। सो इस प्रथा को, इस सिस्टम को या इस एक्ट को खत्म कर दिया गया यहां पे। खैर ये काम तो एक अच्छा करा था यहाँ पे, एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विडो रीमैरिज एक्ट, आईपीसी एस्टेब्लिशमेंट। तो देखिए इसमें काफी बातें अच्छी करी गई, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि पहले क्या चलता था, इससे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चल रहा था, वो क्या सब था, वो सब सीधा सीधा कंपनी रूल के अंदर में बात आ रही थी। तो कंपनी कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से चला रही थी, ठीक है, वो ट्रेडिंग कंपनी थी, शासन करने लगी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, शासन करने लगी थी, तो उसको उसका इस तरीके से नहीं पता था कि किस तरीके से शासन करा जाए, ठीक है। इसको एक्चुअली में कौन जान पाता, शासन अगर एक जनता के बीच में कर रहा है, एक राजा बेहतर जानता है, एक रानी बेहतर जानती मेरी प्रजा को क्या चाहिए। सो इसलिए पावर को सीधा सीधा किसके हाथ में, रानी के हाथ में दे दिया गया था 1857, जब ये भड़काऊ रिवॉल्ट हुआ था, खतरनाक रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है ना। सो ये हो गया लॉर्ड कैनिंग। अब बात करते हैं सेकेंड वाइसरॉय, इसके बाद आया एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन। कब आया, 1862 से 63। इसकी इंपॉर्टेंट की एक ही घटना है, वहाबी मूवमेंट।
हल्का सा हाईलाइट कर देता हूं इस मूवमेंट को, मैं बता देता हूं क्या था इस मूवमेंट में हल्का सा। हालांकि ये टॉपिक मैं बाहर कवर करूंगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह में या मूवमेंट्स के आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे कवर करूंगा। इसमें क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, वहाबी मूवमेंट एक्चुअली में क्या मूवमेंट था, हल्का सा हिंट दे रहा हूं। देखिए, सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली का ये रहने वाला था, ठीक है। सो क्या हुआ, 1820 में इस मूवमेंट की स्थापना हुई। पहले तो मैं बता दूं, ये एक कट्टर मुस्लिम था, ठीक है, एक कट्टर मुस्लिम था। इससे पहले क्या, कट्टर तो था लेकिन ये पहले इतना कट्टर नहीं था। लेकिन जब ये मक्का गया था तब इसकी मुलाकात हुई थी अब्दुल वहीब से, अब्दुल वहीब से। ये एक्चुअली में था कट्टर मुस्लिम, ठीक है, ये एक्चुअली में था क्या, एक कट्टर मुस्लिम था। सो जब इसकी मुलाकात इससे हुई, इसके विचारों से इतना प्रभावित हो गया ये कौन, सैयद अहमद बरेलवी, इसके विचारों से इतना प्रभावित हुआ तो इसका क्या मन करा कि मैं जिस भारत में रहता हूं, जिस देश में रहता हूं, वहां को भी मैं क्या बनाऊं, मुस्लिम देश, मुस्लिम बहुल्य देश बना दूं मैं। सो उसके लिए भले मुझे चाहे किसी से भी लड़ना पड़े या कितने भी आंदोलन करने पड़े, चाहे मुझे ब्रिटिश का कब्जा है तो ब्रिटिश से भी क्यों ना लड़ना पड़े, ठीक है। तो ये बात हुई, तो भारत आके 1820 में इसने इसी के नाम पे वहाबी मूवमेंट को भी स्थापित किया, ठीक है, वहाबी आंदोलन। और भी कई इसके नाम है, जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तब वहां कवर करेंगे। हालांकि अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं वहाबी मूवमेंट क्या रहा। सो इसने क्या आके भारत में आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाया, अपने समर्थन में जुलूस इकट्ठा करे, ठीक है। और सिख का जो पंजाब रीजन था, वहां पे क्या हुआ, वहां के पंजाबियों से इसका अपना अनबन सी थी। तो ये क्या, उनको भी कन्वर्जन करना चाह रहा था इस्लाम में, कट्टरपंथी पे ये एकदम उतारू था, ठीक है। सो इस्लाम में कन्वर्जन लगभग ये करवाना चाह रहा था सभी की। लेकिन क्या हुआ, पंजाब का विलय किसके साथ हो गया बाद में, पंजाब के साथ जब किसका, एंग्लो और सिख युद्ध हुआ था, तो पंजाब हारने के बाद उसका मर्ज कर दिया गया, पंजाब को मर्ज कर दिया गया किसमें, ब्रिटिश में। तो अब इसको किसके साथ लड़ना था, ब्रिटिश। सो ब्रिटिश के साथ लड़ना था। तो ब्रिटिश तो भाई छोटी मोटी चीज नहीं थी उस समय की बात अगर मैं कहूं, ठीक है। सो ब्रिटिश भी छोटी मोटी चीज नहीं थी, ठीक है ना। सो ब्रिटिश से काफी लड़ाइयां भी हो पाई, काफी आंदोलन उनके अगेंस्ट इन लोग ने करे। और 1857 में भी इन्होंने सहयोग दिया कि कुछ ना हो, एटलीस्ट अंग्रेज अगर वहां से निकल जाते हैं तो हमारा स्थापित करने में और आसानी होगी। एक लक्ष्य ये भी था, मैं बता दूं, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या चाहते थे, बस मुस्लिम बहुल्य कंट्री चाहते थे, मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते थे, मुस्लिम देश बनाना चाहता था, ठीक है। लेकिन फिर एक तो रहा ये इंडिया में, मैं बता दूं इंडिया में, और बांग्लादेश में भी एक व्यक्ति था, ठीक है, वो भी इस मूवमेंट को समर्थन दे रहा था, वो भी इस मूवमेंट को समर्थन दे रहा था, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये मूवमेंट हल्का सा पड़ गया, ये मूवमेंट हल्का सा पड़ गया, क्योंकि भाई अंग्रेज की सरकार थी और अंग्रेज की सरकार वो क्रिश्चियन मिशनरीज उन पे ज्यादा जोर देती थी। इंग्लिश एजुकेशन, यूरोपियन एजुकेशन, यूरोपियन सिस्टम, उस पे ज्यादा जोर देती थी, ना कि मुस्लिम पे, ठीक है। वो तो हिंदू मुस्लिम को तो और लड़वाना चाहती थी, आपको पता ही होगा। लेकिन इनका मानना यह था कि हम इस धर्म को सिर्फ स्थापित करते हुए चलें, इस धर्म को बढ़ाएं, मुस्लिम कंट्री बना दे। तो देखिए ये आज से नहीं है, ये उस समय से काम चल रहा है, ठीक है। प्रभावित हो गए, यानी कुल मिला के देखा जाए इसको एक तरीके से ईरान का मूवमेंट भी कहा जा सकता है। ईरान से प्रभावित होके ये मूवमेंट को चलाया गया था। कई जगह इसके कई नाम बदल दिए गए, कई नाम हैं इसके। तो इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इसकी किसकी, सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद, बरेली का नहीं था पहले बता दो, ये राय बरेली का था, हम हैं बरेली वाले, ये राय बरेली का है, ठीक है। क्या हुआ था इसकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु जब हो गई तो क्या हो गया, मूवमेंट थमसा गया, हल्का पड़ गया। लेकिन फिर कुछ और आए
कुछ और लोग ऐसे आए जो लीडर की तरह काम करे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें आगे चल के 1870 के तकरीबन इस मूवमेंट को दमन कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। और 1870 में इससे पहले जो इसका मेन केंद्र बना दिया गया था वो मैं बता दूं, पटना बना दिया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, वहाबी मूवमेंट का मेन केंद्र कहां बनाया गया था, ठीक है ना। तो पटना को बना दिया गया था, लेकिन भाई अंग्रेज तो दमन करने में माहिर थे, मैं बता दूं। सो उन लोग ने कईयों को पकड़ा, कईयों को मौत के घाट उतारा, मतलब सजा दे दी, काले पानी की सजा दे दी, अंडमान भेज दिया गया, खतरनाक से खतरनाक सजा दे दी गई, ठीक है। सो इस तरीके से क्या हुआ, ये मूवमेंट वहाबी मूवमेंट का दमन कर दिया गया। अब अच्छा हुआ या गलत हुआ ये आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा बस। नेक्स्ट, लॉर्ड लॉरेंस। क्या हुआ था लॉर्ड लॉरेंस के समय में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1864 से 69 का कार्यकाल था, ठीक है। एंग्लो भूटानिस वॉर, देखिए मैंने पहले ही बताया था, चाहे वो भूटानिस वॉर हो चाहे अफगान वॉर हो, ठीक है, हम उन सबको वॉर वाली सीरीज में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो ये एंग्लो भूटानिस वॉर हुआ था। कार्यकाल देखिए, मैं सिर्फ कार्यकाल बता रहा हूं क्या हुआ था किसके कार्यकाल में। दूसरा, मैड्रास हाई कोर्ट और कैलकाटा हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट बना जा चुका था, अब इसके कालकाल में स्थापित कर दिया गया था। अब आता है एक इंपोर्टेंट, लॉर्ड मेयो या मायो कह देते हैं, ठीक है। 1869 और 72 का कार्यकाल रहा था एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहले तो इसमें क्या क्या हुआ, कुछ अच्छी बातें हैं वो देख लेते हैं। स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैपिंग और सर्वे के लिए भारत में क्या क्या चीज जरूरी है, क्या क्या नहीं उसकी। सो ये सर्वे, जो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना करी गई, ठीक है। दूसरा, 1872 में ही फर्स्ट सेंसस, सेंसस का मतलब पहली जनगणना, कितने पुरुष कितनी महिला कितने लोग कितने एरिया में, सो ये पहली हुई थी कब, 1872 में। और एग्रीकल्चर का भी डिपार्टमेंट की स्टेब्लिशमेंट हुई थी, मैं बता दूं, स्टैटिस्टिकल के साथ साथ एग्रीकल्चर की, ठीक है। कृषि का भी डिपार्टमेंट का यहां पे क्या हुआ था, स्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी इसी के कार्यकाल में। फिर है एक, क्या लिखा मैंने, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। पहले क्या था, जो भी रेवेन्यू होता था, ठीक है, जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन होता था, सीधा सीधा अथॉरिटी किसके पास थी, उसका देखभाल वगैरह करने की सेंटर के पास होती थी, ठीक है ना, सेंटर के पास होती थी। सेंटर मींस द कंपनी, कंपनी उस समय सुप्रीम थी। लेकिन जब रानी का शासन, क्राउन रूल हुआ, सो उस समय क्या हो गया, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था वो हो गया। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर स्टेट से रिलेटेड मैटर है, किसी प्रेसिडेंसी से रिलेटेड मैटर है, चाहे वो रेवेन्यू का हो रहा है, मनी रिलेटेड मैटर हो रहा है, सो वो स्टेट देखेगा। और सेंटर पे रिलेटेड अगर कोई बात आ रही है, मींस यूनियन, ठीक है ना, सो उसको कौन देखेगा, सेंटर देखेगा, सीधा सीधा क्राउन देखेगा, या इंग्लैंड की बात करूं वहां पे देखा जाएगा, ठीक है। इसका मर्डर हो गया था, किसका, लॉर्ड मायो का, किसके द्वारा, शेर अली आफरीदी। ये था एक प्रिजनर था, एक कैदी था पोर्ट ब्लेयर में। हालांकि ये जो शेर अली आफरीदी जो था, पहले अंग्रेजी सरकार में ही सेवा दिया करता था, ठीक है, सेवा दिया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, लॉर्ड मायो सर्वे करने के लिए अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में गया था। सर्वे करके तकरीबन 7-8 बजे का टाइम था। तो उस समय क्या, अगर एक हल्की सी हिंट दूं, क्या कंडीशन रही उस समय, जब ये सर्वे करके प्रिजन में, जेल में जाके देख रहा था, और देखने के बाद जब सिचुएशन को हैंडल करके जब लौट रहा था, उसे लग रहा था हाँ सब सही है, सब सही चल रहा है। जब ये लौट रहा था तो इसकी लेडी मायो, मीन्स इसकी बेटी इसके साथ थी। और अब क्या था, ये गवर्नर जनरल वाइसरॉय था। सो कोई वाइसरॉय के संग में ऐसा तो नहीं है कि उसके गार्ड्स वगैरह ना हो, काफी थे। लेकिन इसकी जो बोर्ड थी, ठीक है, इसकी जो बोर्ड थी, ये वहां पे आया, जैसे ये बैठा। लेकिन उस समय क्या होता था, मैं बता दूं, कोई इतना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सिस्टम जनरेट उस समय नहीं हो पाया था।
तो लगभग लगभग अंधेरा होने ही वाला था, और अंधेरा लगभग लगभग हो चुका था। तो एक तरीके से सही तरीके से रोशनी भी नहीं थी, सही से दिख नहीं पा रहा था। तो गार्ड्स लोग जैसे ही अपनी बोट पे पहुंचा, ठीक है, सो गार्ड्स लोग ने क्या राहत की सांस सी ली, बोले अब तो चला गया, मीन्स तो थोड़ा सा हम रेस्ट कर लें, आराम कर लें। एक टेंशन सी रहती है ना, मान कोई बड़ा ऑफिसर आ रहा है तो उसकी ड्यूटी में हम लगे हैं तो एक टेंशन रहती है कोई गड़बड़ ना हो जाए, और इतने बड़े ऑफिसर को कौन क्या टेंशन देगा। सो वो बेफिक्र से हो गए। लेकिन उनको क्या पता था, शेर अली अफरीदी काफी टाइम से वहां छुपा हुआ था, और एक धारदार हथियार से उसने जैसे ही मौका लगा वैसे ही क्या घोप दिया। और लॉर्ड मायो का इतना खून, जब तक वो संभल पाते और जब तक वो गार्ड्स लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले क्या हुआ, लॉर्ड मायो का इतना खून बह चुका था कि वहीं पे वो ऑन द स्पॉट खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। क्या हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन एक चीज बता दूं, ये जो शेर अली अफरीदी था, इसको ये पॉलिटिकल मर्डर कह सकते हैं या नहीं, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। ये जेल में क्यों था मैं ये बता दूं, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस, हालांकि ये क्या था, ये सिर्फ एक क्या था, कैदी था मैं बता दूं, लेकिन ये फिर भी एक वाइसरॉय को इसने मार दिया। कैसे, इतना गार्ड्स वगैरह कैसे मार दिया, क्योंकि ये खुद पहले रहता था, खुद सर्विस अपनी दिया करता था ब्रिटिश को, ठीक है। तो इसको पूरी नॉलेज थी कि किस तरीके से कहां पे वो अलग रह सकता है, अकेला रहेगा बिना गार्ड के, कब ये लोग फ्री रहेंगे, ठीक है। तो मौका इसको जैसा ही लगा इसने ठोक दिया। और आज भी कुछ लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, शेर अली अफरीदी के कॉन्सेप्ट पे, कि क्या कारण था। हालांकि बाद में इसको फांसी वगैरह की सजा सुना दी गई, लेकिन क्या कारण था कि इसने क्यों मारा, इसका भी अभी कॉन्सेप्ट अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्लियर नहीं हुआ। क्यों इसकी नीति से, क्या पॉलिटिकल कुछ मैटर था, ये जो जेल में बंद हुआ था अपने ग्रह कलेश के वजह से कुछ मर्डर उर्डर कर दिया था इसने अपने परिवार में, तो ये एक रीजन था, ठीक है। सो लॉर्ड मायो का मर्डर शेर अली अफरीदी के द्वारा हुआ, ठीक है। अगर कोई कमेंट कर सकता है तो बता सकते हैं इसके विषय में, और कुछ जानकारी अगर आपको है सो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सो ये रहा कुछ 4 मैंने अभी बताए। अब नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या लिखा है, कुछ और हमारे वाइसरॉय हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। अगला है लॉर्ड नॉर्थबुक, 1872 से 76 तक का कार्यकाल था। क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे इसको देख लेते हैं। देखिए सिविल मैरिज, आर्य समाज मैरिज को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। आर्य समाज मैरिज समझते होंगे कि एक होती कोर्ट मैरिज। देखिए उसके लिए क्या रहता है, पहले आपको आवेदन देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद उसमें क्या है, दोनों के घर पे लेटर वगैरह जाता है, एक प्रोसेस है, इसका टाइम लगता है 30 डेज के अराउंड। लेकिन आर्य समाज मैरिज में क्या 1-2 घंटे में ही एक विधि विधान से प्रोसेस है। हालांकि लीगल ये भी है, ऐसा नहीं है इलीगल है, लीगल ही है, ठीक है। 1-2 घंटे में ये हो जाता है। सो इस तरीके का एक मेथड इंट्रोड्यूस किया था। इंटरकास्ट मैरिज अलाउड कर दिया गया था। इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम, हालांकि देखा जाए ये जो सिस्टम था मोस्टली पर्पस जो अलाउ करा था उसको थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए इन लोग ने क्या किया, लॉर्ड नॉर्थबुक के टाइम पे एक ये सिस्टम आया जो आज भी चल रहा है, इंटरकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट आता है कूका मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आता है कूका मूवमेंट। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या बैकग्राउंड था इसका, ठीक है। सेपरेटली तो इसको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। देखिए कूका मूवमेंट क्या था, मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं। ये हुआ था पंजाब में, ठीक है। कूका जो वर्ड है अभी थोड़ा सा समझाता हूं, इसका पहले हल्का सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कूका मूवमेंट क्या था एक्चुअली। देखिए 10 गुरु रहे हैं अगर सिखिज्म की बात हम करते हैं, ठीक है। गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह साहिब तक, फिर अंत में क्या, जो धार्मिक ग्रंथ उनकी धार्मिक किताब है, ठीक है, उसको ही एज अ गुरु, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन
कुछ टाइम अराउंड, कौन से टाइम पे, अराउंड 1872 के समय की बात है, 71-72 के समय की बात है। जो पंजाब को क्या हो गया था, एनेक्स्ट कर लिया था ब्रिटिश ने 1849 में ही समथिंग, ठीक है, 1849 में ही क्या कर रखा था, मर्ज कर लिया था इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, अपनी टेरिटरी में, पहले वो सेपरेट था। सो ये एक तरीके का एक मूवमेंट था। इसमें क्या था, पहले क्या रिलीजियस मूवमेंट था, ये धार्मिक एक आंदोलन था, लेकिन इसने कब पॉलिटिकल रूप ले लिया उसको आज यहां पे समझते हैं। क्योंकि धार्मिक तो था, लेकिन इसमें जो लीडर्स थे, ठीक है, वो केवल धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे। उनका मानना था अगर धार्मिक स्वतंत्र कैसे बन सकते हैं, जब पॉलिटिकल राइट हमें मिल पाए, यानी पंजाब हमारा आजाद हो जाए, है ना, क्योंकि पंजाब तो उसका पार्ट बन चुका था ब्रिटिश का, ठीक है ना, उसको एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ने। मैं बता देता हूं, एक वर्ड लिखा है यहां पे, नामधारी। इसी मूवमेंट को भी ये भी कहा जाता है, नामधारीज भी कह सकते हैं या कूका मूवमेंट भी कह सकते हैं। देखिए इन लोग का क्या मानना था कि जो इनकी पवित्र किताब है या इनके ग्रंथ हैं, इनका मानना ये था कि ईश्वर को जरूरी नहीं है आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, वहां जाके ही पूजो। इनका मानना था कोई मूर्ति पूजा वो पूजा नहीं है। असल में क्या, हम अगर गुरु का, ईश्वर का नाम ले रही हैं, वही बहुत बड़ी बात है, वही गुरु है, वही सब कुछ है, उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो गुरबानी के मंत्र वगैरह को ये चैंट करते थे, पढ़ते थे, जोरों शोरों से चिल्ला चिल्ला के एक अलग ही तरीके से ये पढ़ते थे, ठीक है ना। पंजाब में कूक, जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं कूक रहा है, चिल्लाने को कहते हैं कूक। तो यही एक इनका फॉर्मेशन थी। इसी वर्ड के कारण ये एक आंदोलन बन गया इनके द्वारा, तो इसको नाम भी दे दिया गया क्या, कूका। क्योंकि इन लोगों को कूका कहा जाने लगा, ये लोग चिल्ला चिल्ला के गुरबानी वगैरह को पढ़ते थे और ईश्वर को विश्वास करते थे। लेकिन इनका मेन क्या था, इनका मेन मोटिव ये था कि पंजाब को आजादी दिलाया जाए और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कराया जाए। हर धर्म का व्यक्ति यही चाहता था, चाहे वो कोई दूसरा आंदोलन के तहत, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रमुख गुरु रहे हैं कुछ, मैं बता दूं, एक भगत जवाहरमल, बालक सिंह और बाबा राम सिंह। अगर फाउंडर देखा जाए, ठीक है, फाउंडर देखा जाए तो कौन है कूका मूवमेंट का, भगत जवाहर सिंह मल, ठीक है। और रियल फाउंडर वैसे तो इसको माना जाता है, बाबा राम सिंह को। कई बार तो कई लोगों ने इनको क्या, वैसे तो 10 गुरु रहे हैं, इनको भी 11वां और 12वां गुरु मान लिया। किसको, बालक सिंह और बाबा राम सिंह को 11वां 12वां गुरु मान लिया। हालांकि ये इस बात से नकारते थे, ये नहीं कहते थे, ये कहते थे जो गुरु गोविंद सिंह साहिब ने क्या कहा था, इनका मानना यह था कि उन्होंने ये कहा था कि आज से कोई जीवित या प्राणी कोई गुरु का दर्जा नहीं प्राप्त करेगा। ये पुस्तक है, ठीक है, यही क्या है, गुरु का एक ओहदा है, यही गुरु का काम करेगी, यही सबसे ऊपर है, यही ईश्वर की प्रतीक है। ये उस टीचिंग पे विश्वास करते थे। बालक सिंह असल में थे कौन, ये भगत जवाहरमल के शिष्य थे और बाबा राम सिंह बालक सिंह के शिष्य थे, मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो ये मूवमेंट कैसे हुआ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हमने समझ लिया, असल में ये थे कौन। अब ये मूवमेंट कैसे बना, ये आंदोलन छिड़ा कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या चाह रहे थे, पंजाब को पॉलिटिकल, इनका मानना यह था अगर धार्मिक आजादी है हमारी, जब तक ही संभव है, धार्मिक आजादी हमें तब तक ही नहीं मिल पाएगी या तब तक मिल सकती है जब तक हम क्या करें, हमें पॉलिटिकल आजादी भी ना मिल सके। यानी पॉलिटिकल आजादी मिलेगी तभी हम कहेंगे हाँ हम धार्मिक तौर से आजाद हैं। हमें क्योंकि पॉलिटिकल, क्योंकि अगर देखा जाए किसी इसी धर्म में देखते हैं, सिख धर्म में ही शुरू से ही गुरु तेग बहादुर हो गए, अर्जुन देव सिंह हो गए, गुरु गोविंद सिंह हो गए, शुरू से ही इनकी एक अपनी सिखिज्म की लड़ाई चल रही थी। औरंगजेब वगैरह इन लोगों को कितना एकदम उत्पीड़न वगैरह कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर भी खालसा पंथ वगैरह का स्थापित। तो ये लोग क्या, जो बाबा राम सिंह था वो खालसा पंथ पे ज्यादा जोर दिया करता था, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटीज, लेकिन इनका जो विचार था, हम आंदोलन करेंगे,
हम आंदोलन करेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन कैसा रहेगा? अहिंसावादी, हिंसक रूप से नहीं। इनके बारे में बता दूं, ये लोग अपने हाथ से बुने हुए कपड़े को पहना करते थे, खासकर व्हाइट कपड़ा, सफेद कपड़ा को पहना करते थे, ठीक है। और इन्होंने जो आंदोलन चलाए गए वो आंदोलन थे जैसे एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया, ठीक है, जिसमें क्या था, अंग्रेजों का जो वस्त्र है, अंग्रेजों की चीज है, उसको बहिष्कार कर दिया गया था इन कुकाओं के द्वारा। बाद में इसका एक अच्छा रूप जो गांधी जी ने भी उसको बहुत भयंकर रूप में उस आंदोलन को अपनाया था, ठीक है ना। तो शुरुआत वैसे देखा जाए एक निम्न स्तर पे इन्होंने भी करी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। बाबा राम सिंह, एक बार क्या हुआ मैं बता दूं, फिरोजपुर में मैं बात कर रहा हूं ना, कुका मूवमेंट कैसे आखिर में ये मूवमेंट कहलाया। देखिए, फिरोजपुर पंजाब में एक फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ही एक छोटी सी जगह है, मेरे को अभी इस समय ध्यान नहीं आ रही उस जगह का नाम, ठीक है, आप कमेंट कर देना, ठीक है, और या मैं वहां पे टाइटल में डाल दूंगा उस जगह का नाम, ठीक है। उस जगह में क्या कुका लोग क्या, एक कॉन्फ्रेंस थी, एक मीटिंग थी, वहां पे बैठे थे, अपनी डिस्कशन चल रहा था, लेकिन कुछ कंफ्लिक्ट हो गया वहां पे, कुछ विवाद ऐसा हो गया वहां पे कि ये जो कुका एक थे वो दो ग्रुप में बट गए, अहिंसा और समझ लीजिए हिंसावादी, ये ग्रुप इनका बट गया। क्या वो बटने के बाद इन्होंने क्या करा, जो अहिंसावादी हैं वो तो चलते रहे भाई राम सिंह के, मतलब बाबा राम सिंह के जैसे जैसे वो उपदेश दे रहे उसी हिसाब से, ठीक है ना, अहिंसावादी काम करके, हम सेवा करते हैं, हम गुरु के हिसाब से चलते हैं, हम धार्मिक लोग हैं, ये था। लेकिन जो दूसरे ग्रुप बट गया था कुका का, उसका क्या काम था, वो क्या करने लगा था, जो बूचर्स थे, स्लॉटर हाउस थे, वहां पे मार काट, उन लोग को मारना पीटना। तो इससे क्या हुआ, जो दूसरे धर्म के लोग थे, ठीक है ना, वो भी क्या इनसे नाराज हो गए थे, क्योंकि ये उनके धर्म को भी भला बुरा कह रहे थे, काट पीट मारपीट चल रही थी। अब क्या हुआ, इसमें आया कौन, ब्रिटिश। मौका चाहिए था उसे, वो बहुत टाइम से मौका ढूंढ रहा था, ठीक है, क्योंकि इस समय इनका आंदोलन अहिंसावादी होकर चल रहा था, तो ये ब्रिटिश कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको जवाब देना था। अगर अहिंसा पे कोई आंदोलन है, देखिए गांधी जी का, इसलिए तो कभी ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया, हालांकि कई मुद्दों पे कई बार उन्हें जैसे तैसे क्या जेल में तो डाला, ठीक है। लेकिन बात करता हूं मैं फिलहाल बाबा राम सिंह की। इसमें क्या हुआ, तो उन लोग ने क्या करा, जो सेकंड ग्रुप था, सेकंड ग्रुप ने क्या कर दिया भाई, इस तरीके से मार काट, खूब ज्यादा आंदोलन करने लगे हिंसावादी तरीके से। तो हिंसावादी तरीके से तो एक मौका मिल गया ब्रिटिश को, तो उन लोग को पकड़ा, ठीक है, उन लोग को किसी को पोर्ट ब्लेयर काला पानी की सजा सुनाई, कईयों को तो फांसी पे लटका दिया गया, कईयों को तो तोप के सामने बिल्कुल गोला भर के एकदम उड़ा दिया गया। तो बेरहमी की तरह उनके साथ ये सब करा गया अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। और अंत में क्या, बाबा राम सिंह थे, ठीक है। उन्हें भी क्या अंग्रेजों ने पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया, और उन्हें भी वहां पे बर्मा में इन्हें जेल में डाल दिया गया, और वहीं पे इनकी बाद में मृत्यु हो गई। तो ये थे बाबा राम सिंह, ठीक है, रियल फाउंडर कहा जाता है इन्हें। लेकिन इनके बाद भी जो गुरु बने, ठीक है, उन्होंने भी सोचा कि इस मूवमेंट को जैसे तैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस समय जब गुरु बना, जो उसको बता दिया गया, एक रीजन अलॉट कर दिया कि तुम अपनी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक जो भी वाणी या धार्मिक कार्य कर रहे हो, वो इस रीजन से बाहर नहीं जाओगे तुम। यानी वो बंद गया वो गुरु। अब जब वो गुरु बंद गया तो फिर वो अपनी इस मूवमेंट को आगे बढ़ा नहीं पाता था। मतलब आगे कैसे बढ़ाता, जब वही गुरु कहीं जा ही नहीं पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है किसी से, तो मूवमेंट इतना नहीं ज्यादा बढ़ सकता। तो बाद में क्या हुआ, जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ गांधी जी का, ये जो कुका मूवमेंट को गांधी जी के मूवमेंट के साथ फिर जोड़ दिया गया, और गांधी जी के साथ भी ये शामिल हो गए, यानी अंग्रेज के विपक्ष लड़ने में। ये था कुका मूवमेंट।
अगर आपको इसके नोट्स चाहिए कूका मूवमेंट के, या इसको और अच्छा से समझना है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका सेपरेट वीडियो भी आपको बहुत अच्छा बनाऊंगा। हालांकि लगभग मैंने इसमें आपको कूका मूवमेंट पूरा समझा दिया है, ठीक है। तो ये हुआ था कब? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम की एक इंपॉर्टेंट घटना थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉर्ड लिटन, ठीक है। अब आया कौन? लॉर्ड लिटन, नॉर्थब्रुक के बाद 1876 से 80 पे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसको मैं कुछ बता दूं। ये क्या लिखे? ओवन मेरिडियन, इसको कहा जाता था खोलता हुआ कुकर, ठीक है, या वाइसराय ऑफ रिवर्स करेक्टर। क्या? वाइसराय ऑफ रिवर्स करेक्टर या खोलता हुआ कुकर इसको कहा जाता था, ओवन मेरिडियन। इसकी कुछ नीति, कुछ पॉलिसी और कुछ लॉ, कुछ एक्ट ऐसे इंप्लीमेंट इसने करे। कारण इसलिए था, देखिए, पहला तो 1878 में एक था फर्स्ट फेमाइन एक्ट अंडर रिचर्ड स्ट्रेची, सर रिचर्ड स्ट्रेची के अंडर पे एक ये फेमाइन कमीशन लेके आया, अकाल आयोग, ठीक है। क्योंकि अकाल आ रहा है तो कैसे वहां की जनता के लिए क्या मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, अगर जो काम कर सकते हैं उनके लिए काम की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसको काम नहीं कर सकते उनके लिए कैसे खाने की व्यवस्था होना चाहिए। सो ये सब अकाल आयोग कमीशन पे ये सब बातें डिस्कस करी गई थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसमें लॉर्ड लिटन में, क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बता दूं, 1878 में इसको पास करा गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। इसमें क्या था? लोकल लैंग्वेज के जो भी न्यूज़पेपर थे उनको एबोलिस्ट कर दिया गया, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स वगैरह, प्रेस वगैरह थी, वो ज्यादातर क्या छापते थे, वो मीडिया क्या करती थी, खासकर वो प्रेस में जो ब्रिटिश को ज्यादा क्रिटिसाइज करती थी। सो ये बातें ज्यादा प्रभावित रहती थी फिर किसके? इंडियंस के लिए। वो ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, हाँ, कि ब्रिटिश ऐसा कर रहा है। एक माध्यम रहता है ना, जैसे आज भी हम विलेज में क्या है, गांव में है, तो हम न्यूज़पेपर, टीवी से ज्यादा न्यूज़पेपर को प्रेफर करते हैं। सो हम उसके माध्यम से हम जानते हैं। सो इसलिए क्या हुआ, वर्नाकुलर मतलब जो लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर थे उनको एबोलिस्ट कर दिया गया, ये एक्ट पारित करके, ठीक है। यानी एक स्पेशल न्यूज़पेपर था, मैं जिसका नाम बता दे रहा हूं, अमृत बाजार पत्रिका, चाहे मैगजीन हुई, पत्रिका हुई, न्यूज़पेपर हुए, इनको सबको। सो अमृत बाजार पत्रिका, इसको खासकर टारगेट करा गया था, ठीक है, इसलिए यहां पे ये एक्ट को पास करा गया था। दूसरा था 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट क्या था? जिसमें खरीदी या बनाई या फिर हाथ पे ले जाना, क्या चीज? वेपन, हथियार, ये मनाही थी। यानी अगर किसी के पास हथियार है, लीगल तरीके से होना चाहिए। यानी इन सब चीज के लिए अगर वो बना रहा है तो बनाने का उसके पास क्या लाइसेंस है, बेच रहा है क्या बेचने का लाइसेंस है, यानी इन सब का लाइसेंसीकरण कर दिया गया। कहने का मतलब इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत इन सब में क्या बेचना, खरीदना, क्योंकि देखिए इस समय ये टाइम वो था, क्या हुआ था 1857 के बाद की बात है ये, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में बहुत ज्यादा क्या हो गया था, हावी हो गए थे इंडियंस। सो इन्हें लगा क्या इस तरीके की घटना फिर दोबारा कहीं भविष्य में ना होए। सो इंडियंस क्या सब घर घर में कट्टे वगैरह देसी आदमी सब जान रहे थे कि कैसे बनेगा, कहां बनेगा, है ना, कैसे खरीदेंगे, सबको पता था। रिवोल्यूशनरीज थे, सब क्रांतिकारी थे ही उस समय, तो सबको पता था। और भारत में इनको राज करना था, तो इस तरीके का एक्ट इनको लाना था, ताकि हथियार जब सप्लाई नहीं हो पाएगा उनके पास, यानी जो लाइसेंस विक्रेता रहेगा वही बेच सकेगा, जो लाइसेंस जिसके पास होगा वही खरीद सकेगा। और लाइसेंस ये सबको ऐसे नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, लाइसेंस भी प्रोवाइड तो यही कर रहे थे, ये उसका बैकग्राउंड छान रहे थे, तो ऐसे लाइसेंस भी नहीं मिल रहा था। तो एक तरीके से क्या भाई, इनका सीधा टारगेट क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट को बढ़ावा ना मिल सके, इसलिए क्या इंडियन आर्म्स एक्ट लाया। यानी भारतीय जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, इन हथियारों के सर जब हथियार नहीं रहेगा तो किस तरीके से ये आंदोलन या फिर किस तरीके से हमसे लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। सो ये एक मुद्दा था, इसलिए क्या इंडियन आर्म्स एक्ट को लाया गया। सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो एज थी इसी के समय में 21 से घटा करके 19 साल कर दी गई, एक काम ये था। सो ये सब कुछ बातें थी, खासकर वर्नाकुलर और आपकी इंडियन आर्म्स एक्ट,
इनके कारण इसको कहा जाता था खौलता हुआ कुकर या गर्म दिमाग का या रिवर्स करेक्टर का बताया जाता था। ठीक है, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये तो बात रही लॉर्ड लिटन। अब इसके बाद आता है ठीक विपरीत लॉर्ड रिपन। देखिए, इसको मोस्ट फेमस वाइसरॉय भी कहा जाता है, मैं बता दूं, या रिपन द गुड। ठीक है, फेमस भी ये सबसे ज्यादा वाइसरॉय में है, रिपन द गुड भी है, क्योंकि इसने कुछ रिफॉर्म्स ऐसे करे, ठीक है, उसके कारण। जैसे इसी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी कहा था कि भारत का उद्धारक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? एक एक्चुअली में एक बहुत ही ज्यादा रईस महिला थी, जो एक रईस परिवार में थी, लेकिन वो अपना परिवार को छोड़ के उसने क्या है, इटली वगैरह में इसका जन्म हुआ था, और अपने परिवार को छोड़ के इसने क्या, नर्सिंग का काम को चुना, सेवा को चुना, मानव सेवा को चुना। सो इसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और इसी को फाउंडर ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यही फाउंडर ऑफ नर्सिंग भी है, फाउंडर ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी ने इसको, किसको, लॉर्ड रिपन को कहा था क्या, भारत का उद्धारक, ऐसे उपाधि दी थी। ठीक है, क्या कहा था इसमें, क्या मेन चीज थी? देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास कराया गया था 1882 में, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी बोर्ड्स बनाने के लिए। पहले ये बोर्ड नहीं थे, पंचायत के लिए कोई सिस्टम नहीं था, म्युनिसिपैलिटीज के लिए कोई सिस्टम नहीं था। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। 1881 में क्या, फर्स्ट रेगुलर सेंसस हुआ। पहले क्या था, पहले भी सेंसस हुआ था, ठीक है ना, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहां से ध्यान रखना, यहां से मायो के टाइम पे हुआ था, लेकिन वो फिर रेगुलर बेसिस से नहीं था। लेकिन लॉर्ड रिपन के टाइम से, ये ध्यान रखना, रेगुलर सेंसस, पहला रेगुलर सेंसस यहां से हुआ 1881 से। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी आया इसके समय पे, कि फैक्ट्री में किस तरीके का काम काज हो रहा है उसकी इंक्वायरी के लिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी आया इसी साल में, 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1882 में हंटर कमीशन आई। ठीक है, हंटर कमीशन आई एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, प्राइमरी एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए। ठीक है ना, सो एक हंटर कमीशन आई। कुछ कमीशन का एक चैप्टर बना के मैं आपको अलग से दूंगा, उसमें हम ये कमीशन वगैरह को कवर करेंगे। ठीक है, और 1882 में क्या है, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, यहां पे इसने लगाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, यानी प्रेस की आजादी छीन ली। वर्नाकुलर जो भी रहे वो अपने हिसाब से नहीं लिख सकते, पहली बार तो वो लिख ही नहीं सकते, बंद ही कर दिया। और यहां पे क्या गया, इसको रिपील कर लिया गया इस एक्ट को, मतलब दोबारा से इनको आजादी मिल गई। अब पत्रिका वगैरह दोबारा से वो खोल सकते हैं, लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर लोकल वगैरह, है ना। और 1884 में इल्बर्ट बिल आया। ये एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, 1884 में क्या आया, इल्बर्ट बिल। जी, इल्बर्ट बिल को थोड़ा सा समझा देता हूं हल्का सा, क्या था ये बिल। ये बिल जब लाया गया तो इसमें ये कुछ बात, ये क्या एक बात थी कि जो इंडियन जज और ब्रिटिश जज को एक सेम प्लेटफॉर्म, सेम मैनर में ट्रीट करा जाएगा, और कोई भी ब्रिटिश अगर इंडिया में कल्प्रिट पाया जाता है तो उसकी सजा ना कि लंदन या इंग्लैंड में देखी जाएगी, उसका केस जो कहां पे होगा, वो यहां पे ही होगा, कहां पे, इंडिया में ही देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा विरोध हुआ इस बात का। ठीक है, सो जिस कारण से बाद में क्या हुआ, लॉर्ड रिपन ने रिजाइन भी दे दिया। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने रिजाइन भी दे दिया। तो ये तो रही लिटन रिपन। देखिए, ये और ये ऐसा दिख रहा होगा एक दूसरे के क्या हैं, एकदम एंटी हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लग रहे हैं। ठीक है, सो ये रहे कुछ। अब एक स्लाइड और देख लेते हैं, जितने कवर कर सकते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं आज उतना कर लें। ठीक है, एक स्लाइड और देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, लैंड डफरिन। ठीक है, 1884 से 1888 तक। ठीक है, इसका कार्यकाल था वाइसराय ऑफ इंडिया के तौर पे। और आईएनसी फाउंड हुई थी इसी समय, आईएनसी की स्थापना हुई थी 1885 में। अगर बात करें तो किसने करी थी, ए ओ ह्यूम ने, पुणे में। ठीक है, पुणे में, ठीक है ना, क्या करी थी, आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था ये, ठीक है ना, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी, जो आज चल रही है इंडिया में, कहां से कहां पहुंच गई है, यात्रा चल रही है पूरे भारत में, समझ रहे हैं। और क्या हुआ था यहाँ पे, थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर। थर्ड
एंग्लो बर्मिस वॉर, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वॉर की सीरीज में लाऊंगा, उसमें कवर करेंगे। सो डफरिन के टाइम पे ये दो घटना है, एक तो आईएनसी की स्थापना हुई थी या आईएनसी खोजा गया था, ठीक है। दूसरा थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ था। अब आ जाइए लैंसडाउन, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 तक में क्या हुआ था, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया था। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करी गई थी, ठीक है। जिसने नहीं देखा मेरी पॉलिटिकल सीरीज देख ले, वहां पे मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 भी समझाया है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट मैंने वहां बताए हैं, आप कृपा करके देख लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाए हैं। सो यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट है, क्योंकि मैं पूरा समझाने बैठ जाता हूं तो फिर क्या करता है, पूरा होता क्या है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है ना। सो इंडियन काउंसिल एक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी अब बात हो रही थी इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात आने लगी थी, यानी फर्स्ट टाइम कहूं तो इलेक्शन का इस्तेमाल हो रहा था, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, फिलहाल इनडायरेक्ट था, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट आया था 1891 में, इसी के कार्यकाल के समय, लैंसडाउन के समय में फैक्ट्री एक्ट। इसमें क्या था, जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उनको फैक्ट्री में अलाउ तो था, लेकिन उनकी जो एज लिमिट निर्धारित करी थी 7 से 9 साल तक के, मतलब इस लिमिट तक के बच्चे अलाउ नहीं थे काम करने के लिए फैक्ट्री में। दूसरा बात करूं तो इनको जो टाइम पीरियड दिया गया था, टाइम काम करने का ड्यूरेशन था, वो 7 घंटे एक दिन में करेंगे, ठीक है। महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो उन्हें जो टाइम था उनका 11 घंटे कर दिया गया था, और 11.5 घंटे वो अपना ऑफ, छुट्टी, और सप्ते में एक छुट्टी, ठीक है। एक छुट्टी मतलब 4 छुट्टी हो गई पूरी महीने में लगभग। सो इस तरीके के कुछ नियम लाए गए थे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, फैक्ट्री में जो काम करते हैं। तो ये तो रही लैंसडाउन वाली बात। नेक्स्ट आते हैं एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन। देखिए मैं बता दूं, यहां पे एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। यहां पे फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर था डब्ल्यूसी रैंड जो पढ़ते हैं, डब्ल्यूसी रैंड, ठीक है। इसको चापेकर ब्रदर्स ने, रामकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर, ठीक है, एक भाई और था वासुदेव हरि चापेकर, ठीक है। और रानाडे अगर कहूं साथ में, और कुछ और क्रांतिकारी भी शामिल थे इसके मर्डर में, डब्ल्यूसी रैंड के, ठीक है। और साथ में क्या एक घटना हुई थी, हुआ क्या था, इसको फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर भी कहा जाता है, पहला पॉलिटिकल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। हुआ क्या था एक्चुअली, में थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं इसमें। देखिए महारानी की जयंती का एक समारोह चल रहा था, ठीक है। सो वहां पे सभी हाई अथॉरिटी या हाई ऑफिशियल्स वहां पे मौजूद थे, वहां पे पार्टी सा माहौल था, सब कर रहे थे। वहां से आया ये लोग, फंक्शन था, ये अपने तांगा जिसको कहते हैं, उस समय ये तांगा का ही सवारी इनकी थी। सो ये बैठा, और इनके पीछे एक और ब्रिटिश था, वो बैठा, उसका नाम मेरे को खैर ध्यान नहीं आ रहा, आप उसका नाम मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सो वो दोनों थे, डब्ल्यूसी रैंड था और ये था। लेकिन इसी को क्यों मारा है, इसको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा मैं, ठीक है। इसको मारने का कारण भी अभी मैं बताऊंगा। लेकिन क्या हुआ, घोड़ा निकल गया आगे, और बंदूक लेके और तलवार वगैरह लेके, एक तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी थी इनको मारने की ही। और जब जैसे ही इनका घोड़ा पहुंचा, मतलब इनका तांगा पहुंचा इनके मेंशन पे, इनके घर पे, तो वहीं पे इसको क्या मार दिया गया। लेकिन इससे पहले जो इसकी सिक्योरिटी में था ऑफिसर, उसको मार दिया गया। जब पता चला कि गलती से उसको पहले मार दिया गया है, फिर क्या बाद में रैंड का पीछा करा गया और इसे भी अंत में मार दिया गया। तो बाद में क्या हुआ, चापेकर ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें क्या फिर सजा हुई, ठीक है। सो ये तो रही रैंड का मर्डर करा था इनने, और ये फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर था आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। मैं ये बता दूं, एक क्रांतिकारी भी इनको कहा जाता है, इसलिए एक सच्चे क्रांतिकारी के तौर पे भी इनको कहते हैं, ठीक है। और इसमें और एक बात, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा था, क्या मारा क्यों था इसको, ये मैं बताने जा रहा था, मारा क्यों था। देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये था, उस समय क्या था, प्लेग बहुत ज्यादा फैल चुका था पुणे में, खासकर की बात करूं,
जो कोस्टल एरियाज थे, वहां पे प्लेग बहुत ज्यादा महामारी फैल गई थी। ठीक है, सो ऑफिशियल्स ने क्या, मींस हायर अथॉरिटीज ने क्या, आया एक कमीशन बनाई, प्लेग कमीशन के तौर पे इसको अधिकारी प्रेसिडेंट बनाया गया, डब्ल्यूसी रांड को। तो इसने क्या किया, जब इसको अधिकारी बनाया गया, शुरू शुरू में तो इसने थोड़ी सी हेल्प करी, लाइक हॉस्पिटल बनवाए, कुछ कैंप साइट्स बनवाई ताकि प्लेग पेशेंट्स को हेल्प करी जा सके, राशन वगैरह सामग्री, ठीक है, उसकी पूर्ति करी जा सके। लेकिन फिर धीरे धीरे करप्शन, मतलब जो राशन ये देने वाले हैं यही धीरे धीरे उसमें अपना हिस्सा टटोलने लगे, बचत करने लगे। ठीक है, सो और सबसे एक ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण है इसकी मौत का कहूं तो वो क्या था, इसने क्या करा, जो भारतीय चाहे महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, ठीक है, एक ऐसी टुकड़ी बनाई अपनी जिसके तहत क्या वो लोग जाते थे, कभी भी किसी घर में घुस जाते थे और जांच के नाम पे, ठीक है, क्या करते थे, सबके कपड़े खुलवा देते थे, चाहे वो महिला हो। तो अभद्र व्यवहार, तो एक तरीके से इसने एक तरीके से क्या मजाक भी बनाया, ठीक है, और ये गंदी हरकत भी करी, ये इस अभद्रता का व्यवहार भी करा। सो इससे कौन कौन परेशान था भाई, ये तो परेशान थे, तो इसका एक तरीके से क्या बदला लेना चाहते थे। ठीक है, कैसे हमारे भारतीय, हमारे इंडियन जो भी लोग थे उनको किस तरीके से इन लोग ने क्या करा। देखिए, किसी के घर में जा रहे हैं, किसी का भी कपड़ा उतार दे रहे, कब मन है, और कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक कमेटी बना दी है इन्होंने, एक टुकड़ी ऐसी बना दी है, उस समय प्लेग फैला हुआ है तो हम जा रहे हैं राहत सामग्री पहुंचाने या देखने जा रहे हैं क्या प्लेग है, किस तरीके से फैल रहा है। तो एक अपना मेथड बना दिया इसने, उस कमेटी का गलत फायदा, उस कमीशन का गलत फायदा उठाया। ठीक है, सो इसी का बदला लेने के लिए इनका पीछा भी करा गया और चापेकर ब्रदर्स दोनों ने तमाम कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। सही किया ना, बिल्कुल सही किया। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन। अगर बात करूं, लॉर्ड कर्जन को क्या कहा जाता है, डीपली रेसिस्ट, नस्ल भेद के लिए इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस चीज पे विश्वास करता था, काला पीला गोरा नीला, नस्ल भेद के लिए बहुत ज्यादा, और कन्विंस्ड ऑफ ब्रिटेन्स सिविलाइजिंग मिशन इन इंडिया, चाहता था कि जो इंडिया को ब्रिटेन की तरह सिविलाइज्ड बना दे, ब्रिटेन की तरह बनाए, ब्रिटिश इंडियन ना रहे लेकिन ब्रिटेन रहे, हम उनको गुलाम बना के रखें, हम गोरे हैं, हम सुपीरियर हैं, वो कुछ नहीं। वो देखा होगा ना, एक फिल्म है पुरानी, मर्द, डॉग्स आर इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये सब लिखा है ना। तो ये सब होता था, रेसिस्ट, वहां पे नस्ल भेद बहुत ज्यादा था इसके समय में, इसलिए इसको डीपली रेसिस्ट भी कहा जाता है लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, 1905 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, इंपॉर्टेंट घटना हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसको कहा जाता है बंग भंग भी कहा जाता है। देखिए, बंगाल में उस समय जो क्या क्या पार्ट आते थे मैं बता देता हूं। वेस्ट बंगाल जो आज का है, बिहार, कुछ छत्तीसगढ़ का, कुछ उड़ीसा, आसाम, और जो आज का बांग्लादेश है वो भी सब क्या बंगाल में आता था, बंगाल में आता था। तो इसका क्या करा इसने, पार्टीशन, विभाजन कर दिया 1905 में, बंग भंग भी कहा जाता है। इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई, कई जुलूस निकले इसके खिलाफ, जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी कई सभाएं करी, मैं बताऊं इसके खिलाफ। सो उन्होंने आमार सोनार बांग्ला, ये जो यहाँ बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, सो आमार सोनार बांग्ला, ये गीत भी उन्होंने इसी उपलक्ष्य में गाया था कि किस तरीके से विभाजन हो गया, हमारा एक बंगाल था और आज एक ऐसा वायसराय आया और उसकी वजह से इस तरीके से विभाजन हुआ, हमार सोनार बांग्ला। तो उन्होंने ये गीत को लिखा और गाया था। ठीक है ना, किसमें, पार्टीशन के समय में। ये एक उनका मेथड था विरोध प्रदर्शन करने का, जगह जगह सभाएं भी कर रहे थे वो। ठीक है, 1902 में क्या हुआ, अंडर थॉमस रेले यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ, यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया, कमीशन बनाई गई, थॉमस रेले को उसका चेयरमैन बनाया गया कि एक यूनिवर्सिटी एक्ट होना चाहिए, और 1904 में वो पास करा गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एक्ट कह लो या यूनिवर्सिटी एक्ट कह लो, आया 1902 में, 1904 में पास करा गया।
हुआ क्या था मैं बता दूं इसमें कुछ बातें, जैसे यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। यूनिवर्सिटी तो शुरू से बना दी गई थी, ठीक है ना। तो अब क्या क्या, जैसे लेबोरेटरी हो गई, या और उसमें क्या मॉडिफिकेशन, क्या और उसमें जरूरत चीजें हैं उसको, यानी यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स की बातें आ रही थी। अब यहाँ पे एक इवेंट है, कर्जन और किचनर कंट्रोवर्सी। कर्जन और किचनर कंट्रोवर्सी, ये एक कंट्रोवर्सी क्या थी, जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था, किसमें, मिलिट्री की बात करूं, जो मिलिट्री सिस्टम था वो डुअल कंट्रोल था, यानी कमांडर इन चीफ और जो मिलिट्री का कोई मेंबर, इन दोनों के बीच में थी। यानी कमांडर इन चीफ तो कंट्रोल कर रहा है मिलिट्री को, लेकिन जो मिलिट्री मेंबर भी है, ठीक है ना, उसको भी एक एडवाइस देने का मिलिट्री मैटर के लिए, ताकि वो वाइसराय को एडवाइस वगैरह कर सके मिलिट्री मैटर्स पे, तो उसको भी ये राइट दिया गया था। यानी एक तरीके से क्या, डुअल कंट्रोल था। और ये था कमांडर, ये क्या था, कमांडर इन चीफ था किचनर। 1902 में जब ये आया था, ठीक है ना, सो यही कंट्रोवर्सी हुई थी, ये इसके खिलाफ था, लेकिन कर्जन नहीं खिलाफ था, ठीक है ना। तो ये हुई डुअल कंट्रोल, ठीक है ना, क्या, डुअल कंट्रोल ऑफ मिलिट्री या डुअल कंट्रोल पॉलिसी ऑफ मिलिट्री, ठीक है, कमांडर इन चीफ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले एक चीज कही थी उसने, क्या, राइन ऑफ कर्जन इज सेम एज औरंगजेब। यानी जिस तरीके से औरंगजेब का शासन था, क्रूरता वाला, विभाजन करने वाला, ठीक है, नस्ल भेद का, वैसा ही इसका शासन है, किसका, कर्जन का। इसलिए क्या बोला उसने, जो शासन है औरंगजेब का, वैसा ही शासन है कर्जन का। किसने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आज इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अब जो बच गए हैं इसमें वाइसराय, उसको एक पार्ट में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए, और आपको जरूरत है तो मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं इसके पीडीएफ भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बना के दूंगा, ठीक है। बाकी आप देखिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की, यहाँ के जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और जो जो बच जा रहे हैं, जैसे कि इसमें अभी एंग्लो बर्मिस वॉर को मैंने नहीं समझा, सो ये हम वॉर वाले सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।